डिफरेंट पार्ट्स एफिलुएंट्स के, एक सॉलिड पार्ट एक लिक्विड पार्ट, दोनों पार्ट्स का रीयूज करना हमने, पानी का भी रीयूज करना है और उस सॉलिड वेस्ट का भी रीयूज करना है। लेकिन दोनों को रीयूज करते हुए कहीं हम जलवायु को डिस्टर्ब ना कर दें, कहीं हम जमीन को डिस्टर्ब ना कर दें, इसलिए तीनों चीजों की इंटीग्रेटेड अप्रोच ये हमें बनानी चाहिए। और इसके लिए एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा सर, इस पूरे हाउस के सामने आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा एक मिनट और समय लगेगा, शायद मेरे साथ बियर करेंगे ऑर्गेनाइजर। 1890 में एक रोथमस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है सर, लंदन से 20 किलोमीटर दूर। 1890 में एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ सीवेज एफ्लुएंट्स का, सीवेज सिस्टम था वहां। उसमें कोई सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं थी, सीवेज वेस्ट, उसको रीयूज करने का एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और 60 साल तक 1 एकड़ के 3 प्लॉट बना दिए। 1/3 प्लॉट नथिंग इज टू बी एडेड, 1/3 प्लॉट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ऑल रिक्वायर्ड nutrients were added through chemical fertilizers, और 3rd plot was supplied sewage water। 60 साल तक दिया सर, और 50 साल तक सीवेज वाटर जिस फील्ड में दिया उसकी यील्ड जो ने 1.5 गुना ज्यादा रही। 50-60 साल के बाद उसमें तीनों ट्रीटमेंट बंद कर दिए और उनका फॉलोअप इफेक्ट देखा गया। जिस प्लॉट में सीवेज वाटर दिया गया सर, उस प्लॉट की यील्ड आज जो ब्लैंक प्लॉट था उससे भी ज्यादा रहेगी। जो हम भावी पीढ़ी का भविष्य बचाने की बात कर रहे हैं, जल बचा करके या जल का सदुपयोग करके, कहीं जल बचाते बचाते मैंने जो 2 शब्द यूज करे, जलवायु और जमीन, उनको भी हमें बराबर में ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यह आया सर, रोथमस्टेड वर्ल्ड का पहला एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। और उस स्टेशन की रिपोर्ट यह है कि बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस, बहुत टाइट कंडीशंस शुड बी इम्पोज्ड upon using the STP water as well as solid waste. So this is my one of the suggestion. और एक सजेशन सर मुख्यमंत्री साहब, ये जितने हमारे STP हैं, कोई किसी ने 150 गिनाए, किसी ने 200 गिनाए, ये सभी STP का मैनेजमेंट केवल इंजीनियर कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। किसी भी एसटीपी के ऊपर, जब ये एसटीपी मैं अभी सुन रहा था, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर, सेक्रेटरी, एसीएस साहब जितने भी भाषण दिए आज, उनके माध्यम से मैं ये सुन रहा था लगातार कि पानी को रिट्रीट किया, ट्रीटेड वाटर यूज करना है। कैसे ट्रीट किया? उसमें एरेशन कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, एयर सप्लाई कर दी, और वो डिकम्पोज हो गया। किसने किया डिकम्पोज? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन मेजर करेगा? देयर इज नोबडी टू मेजर इट। कोई सॉइल साइंटिस्ट उन एसटीपी पर नहीं है, कोई एग्रोनॉमिस्ट उन एसटीपी पर नहीं है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट उन पर नहीं है। 90-95% उस पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होना है, 90% सॉलिड का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होना है। एग्रीकल्चर की 3 ब्रांच इसमें जिम्मेवार हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, बट नोबडी इज इन्वॉल्व्ड एनीवेयर। दिस इज माय सेकंड सजेशन। एंड थर्ड सजेशन इज, और लंबा हो जाएगा सर, ये जो हम भावी पीढ़ी की जो बात कर रहे हैं, उपयोगी बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
आज का सायकाल का कार्यक्रम तो किसी और का नहीं है ना, कहीं बना हुआ? चला सकते हैं। और तीसरा जो मेन सुझाव है सर, हम इतना हजारों करोड़ रुपया जगह जगह के ऊपर खर्च कर रहे हैं, छोटी छोटी योजनाओं पर, अलग अलग योजनाओं पर, बूंद बूंद बचाने के लिए। सर मेरी कैलकुलेशन में भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जितना पानी सारे हरियाणा में एक्वीफर्स के माध्यम से हमें अवेलेबल है या स्टोर्ड है हमारे पास, मेरे ख्याल में 1/3 वाटर, जितना पानी हरियाणा में टोटल अवेलेबल है 500 फुट तक वाटर लॉगिंग सरफेस ऑफ द सॉइल से लगा करके 500 फुट तक जितना पानी अवेलेबल टोटल हरियाणा में है, जिसका यूज और मिसयूज हो रहा है या हम बात कर रहे हैं, उस टोटल पानी का 1/3 पानी जो हमें रेन वाटर से मिलता है सर हर साल, और 99% पानी अदर देन द फार्मर्स फील्ड इज गोइंग थ्रू द रिवर्स अगेन बैक टू द सी, जहां से वो आया है, जहां से नेचुरल तरीके से वो पानी साफ होकर के डिसैलिनाइज होकर के ऑटोमेटिकली वेपोराइजेशन से वो शुद्ध पानी, बिल्कुल 100% शुद्ध पानी जो आया है सर, इस सरकार को, केंद्र की सरकार को और सभी एडमिनिस्ट्रेटर को और प्लानर को और इंजीनियर्स को सारी ताकत इस बात पर लगा देनी चाहिए कि हम रेन वाटर को कैसे रोकें और कहां रोकें। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। पाल जी का तो हो गया होगा कई बार, और बोलने तो एक बार हो गया, बाद में। हाँ हेलो जी, ऑन है, आप नाम बताएं और बात अपनी रखें। हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑन है। ओके हाँ। ओके, थैंक यू सर। माई सेल्फ अरविंद कौशिक, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट। सर कल के सत्र में इसरो के साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक पैलियो चैनल्स के ऊपर एक व्याख्यान दिया था। सर जो इसरो की पैलियो चैनल्स की जो स्टडी थी वो सरस्वती रिवर को लेकर हुई थी और वो 2006-07 की स्टडीज़ थी सर। तो उसमें जो पीछे इसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की भी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें भी ये आया कि हर स्थान जो वाटर कंजर्वेशन के रिचार्जिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, उसी स्थान पर रिचार्जिंग होनी चाहिए जो स्थान उसके लिए उपयुक्त है। तो इस संदर्भ में सर जो सरस्वती रिवर के जो पैलियो चैनल्स हैं, जो इसरो की 2006 की स्टडी है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं सर, उसके हिसाब से भी हरियाणा के अंदर 2300 किलोमीटर की पैलियो चैनल्स हैं सर, और उनकी जो चौड़ाई है वो 350 मीटर से लेकर 8-9 किलोमीटर तक की चौड़ाई के पैलियो चैनल हरियाणा में मौजूद हैं। तो ये पोजीशन सिर्फ नॉर्थ वेस्ट, सिर्फ सरस्वती के अलोंग की चैनल्स की है, और बाकी पैलियो चैनल जो हरियाणा में है वो इससे अलग हैं। वो भी हो सकता है कि 8-10 हज़ार किलोमीटर के पैलियो चैनल पूरे हरियाणा में मौजूद हों, उनके ऊपर अभी तक कोई स्टडी सर नहीं हुई है। जो सरस्वती रिवर में जो पैलियो चैनल आइडेंटिफाइड हो चुके हैं उनके ऊपर सर मेरी रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की स्कीम्स इन पैलियो चैनल्स के ऊपर प्रायोरिटीज़ के ऊपर होनी चाहिए, और हरियाणा के अंदर जो क्षेत्र बचा है जहाँ पे पैलियो चैनल्स पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, वो पैलियो चैनल्स भी आइडेंटिफाई करके उन पे रिचार्जिंग की स्कीम्स होनी चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। प्रोफेसर छत्रपाल जी, यहाँ माइक दे दें। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मैं एक तो ये बात निश्चित तौर से कहना चाहूँगा कि 2 दिन का जो कार्यक्रम चला है, हालांकि देवेंद्र जी ने उस पर और बाकी लोगों ने भी कहा है, लेकिन मैं तीनों लाल, जो देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल जी और उसके बाद के मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे काम करने का छोटी सी उम्र से मौका मिलता रहा। चीज को पकड़ना, समस्या को, और समस्या के समाधान के लिए काम करना और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना। ये सर कम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूं
कि आप बैठे हैं, पूरी स्टेट के लिए मैं बात करना चाहता हूं कि इस किस्म की अपॉर्चुनिटी आपने जब दी है, तो मैं नहीं समझता कि जिस प्रकार से आपकी टीम काम करने लग रही है, ये सभी साथी आपके काम करने लग रहे हैं, किसी भी समस्या का समाधान हरियाणा में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। एक विषय देवेंद्र जी, कल मैंने जो जिक्र किया था, जो मैंने बताया था बरवाड़ा ब्रांच और बालसम सब ब्रांच के साथ में जो चोए की जो स्थिति थी, आप एक्वाफायर वाटर लॉक्ड एरिया के लिए काफ़ी चिंतित रहे हैं, और उसमें जो ट्यूबवेल्स लगाने की बात आप कर रहे हैं, पानी को इंजेक्ट करने की बात आप कर रहे हैं, वो ट्यूबवेल्स महंगे भी पड़ेंगे, और उसके मुकाबले में जो पायलट प्रोजेक्ट पहले हुआ है सर, सेम का इलाका बन गया था उस नहर के साथ साथ लंबे विलेजेस में, उसमें ट्यूबवेल्स लगाए चौवे के अंदर और नहर में पानी डाला गया, और आगे जो मैंने बताया कि बालसमंद सब ब्रांच, नड़वा कॉन्स्टिट्यूंसी, आदमपुर और बवानीखेड़ा एरिया के अंदर जितना भी बेसिन था, उसमें वो टेल तक पानी पहुंचाने में हेल्प मिली, और वो एरिया जो सेम का था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके अंदर दो कारण थे, एक तो ये ट्यूबवेल वजह थी, और एक जो उन नहरों की अलाइनमेंट प्रॉपरली हो गई थी, पक्की हो गई थी, तो उसमें सीपेज कम हुई और चोए के पानी को ट्यूबवेल से हमने उठा लिया। तो वाटर लॉक्ड एरियाज के अंदर आप जहां जहां इस किस्म के ट्यूबवेल से पानी को एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनाल्स में डाल करके, तो ये शायद ज़्यादा वायबल और इकोनॉमिक रहेगा, और उसकी इमीडिएट यूटिलिटी भी हमारे फार्मर्स को उसमें मिल जाएगी। एक मेरा ये सुझाव था। एक सुझाव मेरा ये भी था, हम पैडी के ऊपर बहुत जो जोर लगा रहे हैं, वो सारी सुविधाएं बिल्कुल सही हैं। मैंने भी अपने फार्म के अंदर पैडी को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पैदा किया और सक्सेसफुल रहा। आपके ही पब्लिक हेल्थ में चहल साहब चीफ इंजीनियर हैं बलाना गांव में, आप उनके घर भी गए हुए हो। वो जैसे गेहूं को छांट बा से बोते हैं, ऐसे ही धान को छांट बा से बोते हैं। और आज सुबह भी मैं चर्चा कर रहा था उनसे कि आपकी पैदा और उसमें क्या फर्क है। कहते जो लोग आजकल के पैडी के तरीके से बोते हैं और जब नॉर्मल तरीके से बोते हैं, पानी आधा लगता है उसमें, 50% वाटर के अंदर वो धान तैयार होता है, और जो उसकी प्रोडक्शन है वो भी थोड़ी सी भी कम नहीं आती, इक्वली बेटर प्रोडक्शन है। तो इस बात की भी संभावनाओं को हम साथ ही साथ जो लोग धान के लिए ही बहुत इच्छुक हैं, DSR की बात कर रहे हैं आप? जी जी, उसके ऊपर हम जा सकते हैं। और एक विषय जो 2 दिन से जितने भी सजेशंस आए हैं, जो कंक्लूजन के ऊपर विभाग और अथॉरिटी आप लोग पहुंचेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम अपनी टीम के साथ आपके मार्गदर्शन में ये सुनिश्चित करेंगे कि ये 2 दिन यहाँ हम जो बैठे हैं और जो चीज़ फाइनलाइज होंगी उसको एक अभियान के रूप में लेकर के हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। दिस इज व्हाट आई अश्योर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए सक्सेना जी। थैंक यू सर। सर, कल से जो हम लोगों का डिस्कशन हुआ है, बहुत ही सभी सेक्टर्स का जो इसका वाटर से रिलेटेड है उस पर चर्चा हुई, और मेन जैसे हमारी बात हुई कि जल है तो जीवन है, तो उसके बारे में सर ये कहना चाहूँगा कि जल आता कहाँ से, तो फॉरेस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो वन है तो जल है, और फिर जल है तो अन्न है, और अन्न है तो जीवन है सर। तो स्पेशली सर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ की ऑलरेडी फॉरेस्ट डेफिसिट स्टेट है, नेचुरल रिसोर्स डेफिसिट है, हमारे पास नेचुरल रिवर्स नहीं है, तो लेकिन हमारे जो 2 इम्पॉर्टेंट लैंडस्केप हैं, अरावली और सर उधर शिवालिक्स, जिनका की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अगर हम पानी के परिप्रेक्ष्य में देखें। क्योंकि अगर शिवालिक्स में देखें तो इस क्षेत्र में बारिश अच्छी होती है, तो हमारे पास चैलेंज होते हैं कि इस डिफरेंट तरह के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को करके हम पानी का जो रन ऑफ है उसको कैसे हम उसको अच्छे तरह से मैनेज करें, और साथ ही इस प्रकार से उसमें फॉरेस्ट के और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, और उसको इस तरह से करें कि पानी का जो वाटर टेबल जो नीचे जा रहा है उसको हम कंट्रोल करें। दूसरा सर अरावलीज जो है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरावलीज से ना केवल हम सर डिजर्टिफिकेशन को रोक रहे हैं,
लेकिन अरावलीज में सर उधर जो है जो पानी बारिश होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो उसको हम किस तरह से पानी को कंजर्व करें, किस तरह से हम वाटर टेबल को करें, क्योंकि अरावली को संरक्षण से सर हम ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे नेशनल कैपिटल रीजन के लिए एक हरियाणा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सर आपकी लीडरशिप में इन संबंध में काफी अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं, जिस तरह की हम पानी किस तरह से एज ए वाटर हमारा जिसको कहें प्रोडक्शन हो पेड़ों के द्वारा, जो कि उनका रोल रहता है। विवेक जी कोई सुझाव जो करने लायक कोई और बात हो जी, जो कर जी, दिया वो कर दिया। जी सर, जी सर। सर सुझाव उसमें यह है कि जैसे कि आपने सर आदेश दिए हैं कि पंचायत और कम्युनिटी लैंड में जो है 10% लगभग प्लांटेशन हो, तो उसको भी क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री अगर उससे लिंक करें तो मार्केट में जो हमारी वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं तो उसको लिंक करके उस तरह से प्लान करें कि जो फार्मर उसको उसमें पेड़ उगाए उसकी प्रॉपर मार्केटिंग भी उससे लिंक्ड हो। उसके लिए जिस प्रकार से सर GIS बेस्ड मैपिंग के आपने निर्देश दिए, उसी तरह गाँव में जो पंचायत की भूमि है वो भी चिन्हित करके उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बने, जिससे उससे जो लकड़ी की उपज हो उससे सर आमदनी भी बढ़े और साथ साथ जो है सॉइल और उसका कंजर्वेशन भी हो। अब दूसरा सर एक सुझाव ये कि हमारी जो अर्बन वाटर मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है सर, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर जाता है उससे कहीं ना कहीं पानी जो यूज होता है उससे इन्वायरमेंटल हेल्थ के भी इश्यूज होते हैं, क्योंकि पानी अगर प्रॉपर उसको ट्रीटेड नहीं है या उस तरह का वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। और साथ ही साथ जब हम उस पानी को सर जो हमारे नए सिटी अर्बनाइजेशन जो बढ़ रहा है उस अर्बनाइजेशन को बढ़ने में सर जब हम प्लानिंग करते हैं, जैसे कल बात हुई कि हमारे पास रिक्वायरमेंट 34 मिलियन एकड़ फीट की और हमारे पास उपलब्धता 20 की है, तो कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है सर उसमें जब वो पूरा होता है कि जैसे कोई नई हाउसिंग प्रोजेक्ट या किसी तरह का आ रहा है तो साथ ही उसमें अभी सर जो हमारी नीतियां उसमें होता है कि HSVP या टाउन कंट्री प्लानिंग या GMDA सर वाटर एश्योरेंस दे देते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं जनरली उसके टाइम या तो वो ग्राउंड वाटर यूज करते हैं और बनने के बाद भी वो पानी वहां पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से जो बढ़ रही है और विकास हो रहा है उसके हिसाब से भविष्य में हमारे हम जो बढ़ा रहे हैं हमें पानी उपलब्ध है उसको सुनिश्चित करने के लिए सर दोनों मुद्दे हैं। एक तरफ जो हमारा अवेलेबल पानी है उसको हम किस तरह से बचाएं, और साथ ही साथ इस प्रकार से जो हम नया कर रहे हैं उसका भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो PSCM साहब ने भी मॉर्निंग में अपने वाटर नेटवर्क के बारे में जोर दिया था, तो वो नेटवर्क प्लानिंग भी सर बहुत आवश्यक है। और इस संबंध में सर जैसे कि अरावली के क्षेत्र में सर अभी बहुत ही आपके मार्गदर्शन में सर महत्वपूर्ण जो अभी हम लोगों ने उपलब्धि प्राप्त की है सर, 15,000 हेक्टेयर के करीब वन क्षेत्र जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो जो हरियाणा में सर बढ़ा है, जहाँ की जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि 26,000 हेक्टेयर की हम लोग सर जो भूमि चिन्हित कर रहे हैं। और अरावली को बचाने के लिए सर जो ग्रीन वॉल का भी सर जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जो कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात तक सर जो है इसका एक जो मुहिम सर आपने इस बार इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पे जो है इस प्रकार स्टार्ट कराया वो, और ये सर जो सारी चीजें हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ के संबंध में बात की है कि हम इस प्रकार की जीवन शैली अपनाएं, तो वाटर यूज में भी सर हमको एक विशेष रूप से इसको सर अपनाने की आवश्यकता है। और अभी 10 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वर्ल्ड बैंक की एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जोर दिया था कि अब हम चीजों को मिशन लाइफ को डिस्कशन टेबल से सर डिनर टेबल तक लाएं। तो हम सर आपके मार्गदर्शन में सर जो जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं ये सर एक बहुत ही सराहनीय कदम है। धन्यवाद। हाँ आप मैडम। हाँ। डॉक्टर भक्तिलता देवी, थोड़ा सा अपना संदर्भ देना चाहूँगी कि मैं आज मैंने अर्बन वाटर के विषय पे जो सुना, मेरा जो मैं 25 साल ऑस्ट्रेलिया जो बहुत ही सूखा राष्ट्र है विश्व में, वहाँ काम किया, वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट पे काम किया। मेरे वहाँ से मैंने कई चीज़ें सीखी हैं। मैं एक अवसर चाहूँगी कभी कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दे सकूँ कि जो आइडियाज़ वहाँ पे पॉलिसी पे हैं, वाटर डिमांड मैनेजमेंट प्लानिंग है। तो उसके बाद मैं 2018 में वापस भारत लौटी और विशेष तौर पे अर्बन रूरल दोनों पे क्या काम हो सकता है उस पर काफ़ी रिसर्च किया। और उसमें अर्बन पे हमने एक टूल डेवलप किया है, वाटर स्कोर कार्ड, जो हम सिटीज़न के लिए भी बनाया है, जो इंडिविजुअली आप अपनी फैमिली में क्या कर सकते हैं वो स्कोर कार्ड आपको बताएगा आपके खुद डेटा को लेके। उसी तरह अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए वो स्कोर कार्ड बना है, एजुकेशन कैंपस के लिए बना है और कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स के लिए भी बना है। तो मैं चाहूँगी कि एक अवसर मिले, मैं आपको
बता सकूं उसके आप बारे में। हमारे देवेंद्र सिंह जी, आप पीएससीएम उमाशंकर जी, जी, दोनों में से किसी से जरूर। संपर्क करके और जरूर। प्रेजेंटेशन अपना, फिर सारी टीम बैठ जाएगी जरूर। और आपकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि नए आइडियाज जहां से भी मिलेंगे, जी कोई हम ही नया आइडिया देंगे ऐसा नहीं है। जी जी नया आइडिया तो कहीं से भी आ सकता है, देश के किसी कोने से आ सकता है, दुनिया से आ सकता है। बिल्कुल। आखिर ये चीज ये और मूवमेंट, दूसरी बात ये है, रूरल के लिए जो है, मैं अभी आपकी टीम के साथ चर्चा कर रही हूँ, एक जल सर्वेक्षण का आइडिया है और एक आदर्श अटल गांव, जैसे पानीदार गांव कैसा हो, उसके कुछ बिंदु बना के, और एक जल सर्वेक्षण, जैसे हम स्वच्छ सर्वेक्षण करते हैं वैसे हम जल सर्वेक्षण करने। थैंक यू सर। और कौन? हाँ, पीछे मैडम। सर, आज फिशरीज डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी जिसमें उन्होंने बताया कि पॉन्ड रिजुविनेशन के साथ श्रिम्प कल्टीवेशन इज़ ऑल्सो सक्सेस स्टोरी इन हरियाणा। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उसको स्टोर करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए दे आर डिपेंडेंट अपॉन चेन्नई, दे हैव टू सेंड देयर प्रोड्यूस देयर एंड वहाँ से वो एक्सपोर्ट होता है। तो अगर ये कैपेसिटी सर हरियाणा में डेवलप हो तो लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी के जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं वो इसमें हेल्प कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पॉसिबिलिटी है सर। फार्मर्स कल्टीवेट करें, उससे पॉन्ड रिजुविनेट हुए, उनकी अपनी इनकम ग्रो हो, प्लस ये यंगस्टर्स मिलके सर इस चीज़ की कैपेसिटी यहीं हरियाणा में बनाएं सर। तो सर रिक्वेस्ट है कि उसके लिए कोई स्कीम या कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से मिले सर, ताकि यंगस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिले सर और फार्मर्स भी ग्रो हों और हमारे पॉन्ड्स भी रिजुविनेट हों सर। हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, वो इस सारे विषय पर विचार करेंगे कि कोई ना कोई किस प्रकार की स्कीम कोई बनाई जा सकती है, प्रोसेसिंग का यूनिट कोई लगा करके, या इसकी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि समुद्र किनारे इसलिए करते होंगे कि इसको बाई सी भेजते हैं, क्या करते हैं, एक्सपोर्ट बाई सी होता है। तो देखें एक बार, आनंद जी आप देखें इसको। ठीक है, थैंक यू सर। पीछे इधर। मैं सर DR यादव, इंजीनियर इन चीफ, रिटायर्ड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। मैंने पहले भी ये आइडिया तो 35 साल से आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सीवर का अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। मेरी रिसर्च तो पूरी होगी, तो अब उसको ऐसा टॉयलेट बनाना था जो वाटर फ्री हो, ओडर फ्री हो और हैंड फ्री हो। अगर जल में मल ना मिले, और मेरी जो रिसर्च हुई थी वो निर्मल जल से ही हुई थी। मुझको हमारे यहाँ वर्ड निर्मल है, निर्मल जल को निर्मल रह देते। हे मनुष्य, तू जल में मल मत मिला, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है। तो अब मैंने सोचा चलो रिटायर हो गया हूँ, तो मैं किसी इंडस्ट्री से संपर्क किया, तो सब इतने बिजी है। फरीदाबाद में मैं गया, 2-3 इंडस्ट्री जो मेरे को लगा कि ये मेरा बना सकते हैं आइडिया, तो उन्होंने कहा जी हम वी आर टू बिजी, हमारा तो अपना ही बिजनेस बहुत है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं औरों से संपर्क कर रहा हूँ। अगर इसमें हो जाता है, आराम से, सिंपल है, एक्ट सिंपल, इंडस्ट्री वाले को समझ में भी आ गया था। एक तो बीटेक था, नया लड़का था, उसका फादर चला रहा था, वो बोल ये तो बहुत ही है, ये इंटरनेशनल लेवल का, मतलब पहला ऐसा हो जाएगा। पहले तो मेरे को यूँ कहते थे आप इसका वो लीजिए, पेटेंट लीजिए, अब तो मैंने ओपन कर दिया बताना कि मुझको जब बनेगा नहीं तो मेरा पेटेंट क्या काम आएगा। तो मैं इंडस्ट्री से, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, मेरी ये कमजोरी है, नहीं तो ये बन सकता है आराम से, जो हैंड फ्री, ओडर फ्री, वाटर फ्री टॉयलेट। जैसे अब 0 डे आ जाए कि किसी शहर में किसी दिन पानी नहीं है, तो कहाँ जाए, एक अल्टरनेटिव अवश्य होना चाहिए। तो वो अल्टरनेटिव वाटरलेस टॉयलेट का, और उसमें ये जरूर है कि वो हैंड फ्री होना, कि सफाई ना करनी पड़े, टॉयलेट की सफाई की जरूरत पड़ेगी फिर फायदा नहीं। टॉयलेट जनरली गंदे होते हैं, अब तक जो सैनिटेशन है वो इनसैनिटरी कंडीशन में है। सीवरेज सिस्टम आप देखेंगे, कॉकरोच है, घर में घूम जाता है। सीवर बारिश के दिनों में सारे शहर में सीवर हो जाता है। तो वो मैं कहता हूँ कि सिविलाइजेशन की ब्लंडर है सीवरेज सिस्टम। इसका अच्छा है यादव साहब, आप चिंता मत करें, कोई भी नई चीज, नई विधा जब भी कोई लेके आते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं,
तो उसके लिए एक आइडिया चाहिए, रिसर्च करने वाले का एक मानस चाहिए, सपोर्ट करने वाले लोग हो जाएंगे, चिंता मत करो, है ना। आप भी देवेंद्र सिंह जी से बात करो, और आप रिटायर मत समझो अपने आप को, जब रिटायर आदमी रिटायर हो जाता है ना तो अच्छा काम करता है। हाँ ना, मैं कर रहा हूँ सर। मैं वहाँ फरीदाबाद लगा हुआ हूँ, तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अलग अलग इंडस्ट्री के पास अच्छा, अच्छे काम में लगे। थैंक ठीक। Sir, yeah, good evening, sir. After looking at the discussions for the last 2 days, I would like to summarize this in 2 different angles, the solutions which are coming out. So one is a completely technological solutions in terms of how do you save the water. The second, which you have also emphasized more on the behavioral change, which Shri Rajendra ji also has emphasized. So in India, the respect for water is degrading with time. Okay, so this is something which we need to start elevating on the behavioral side of the aspect for the from the users. So if coming from an IIT Kanpur background, so I'm just trying to see like what kind of technological interventions can bring this kind of a behavioral change. So one which you suggested is so for the ponds, so koi pond puja ho jaye. Okay, but this kind of activities are very good at a large scale when you see water at a very large place. But if we have to bring it more to a tap level, what kind of activities we can do more at a tap level to bring that kind of respect or this kind of this. So, but unfortunately, in the current Indian scenario, more than respect, the one thing which really works is the economics. Okay, so we can start getting more this into the economics value by incentivizing people for the good actions towards the water. So on this, we have developed a concept note and have submitted a proposal to Niti Aayog, and we have been looking for a test bed to do this. So with the combination of data, water data collected and incentivizing people for the good actions, which is eventually will evolve to the concept of water credits, which somebody was talking yesterday. So this is something which we would like to start the implementation, and so with the good support, having the good support from the government here, we would like to do this as a one small pilot case. And you have also rightly said yesterday कि आप पहले pilot करिए, फिर उसके बाद scale up करिए. So with your due permission, if we would like to come and demonstrate with which some like organization like HWRA and demonstrate it, and then come back to you for a scalable proposition, sir. ठीक है, you contact with देवेंद्र सिंह जी और उमाशंकर जी, any of two, और आप ये सारा कुछ आगे बढ़ाइए, will support you. Thank you. सबसे पीछे पीछे चले जाओ. नमस्कार सर. सर मेरी 2 सबमिशंस है कि अपना परिचय कराइए. हाँ, यस सर. सर मेरा नाम लक्ष्मीकांत भाटिया है, मैं स्टेट कंसल्टेंट वाटर एंड सैनिटेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हूँ. सर मेरी 2 सबमिशन है कि लोकल जो इनोवेशंस हरियाणा में चल रही है उसको जरूर इंटीग्रेटेड किया जाए. जैसे कि कोथल खुर्द गांव है हरियाणा का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर सर हमने 6-7 साल पहले इंटरवेंशन करी थी और सरपंच की टीम को, वहाँ की VWC कमेटी को मोटिवेट करा था. तो उन्होंने वाटर कंजर्वेशन को लेकर बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया लिया और वहाँ पर उन्होंने सर वहाँ का जो एरिया बेसिकली सर वो रेतीला है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे तालाब बनाएंगे और रेन वाटर को लेके आएंगे. बट गांव वालों ने उनका मजाक बनाया, कहते कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे आप ये खड्डा खोद के पानी रेन वाटर को लेके आओगे और ये सस्टेन करेगा. बट रिजल्ट 3 साल सर 0 रहे, बट 3 साल के बाद उसमें पानी टिकने लग गया और पानी अब इतना है उस तालाब में कि आपको दिखेगा कि दूर से कि पानी भरा हुआ है और जो ग्राउंड वाटर है लगभग 1 से 1.5 मीटर रिचार्ज हुआ है. तो ऐसी इनोवेशन जिन्होंने करी है सर उसको जरूर यहाँ पर शेयर कर मतलब उसको स्टडी में लाना चाहिए, ताकि लोकल इनोवेशन हमारी, जैसे हम बाहर की कंट्री का एग्जांपल दे रहे हैं सिंगापुर का और दूसरी कंट्रीज का, तो हमारे हरियाणा में ऐसी बहुत भरमार है सर. दूसरा इन्होंने सर मॉर्निंग में कहा था कि रिड्यूसिंग वाटर डिमांड, सर ये हुई है. पहले अगर हम बात करते हैं गाँव में सर 8 से 10 घंटे 12 घंटे मोटर चलती थी वाटर सप्लाई रनिंग के लिए. बट आफ्टर इनोवेशन ऑफ IEC एक्टिविटी एट द ग्रास रूट लेवल, विलेज से डोर टू डोर मीटिंग्स करके, बात करके, ग्रुप मीटिंग करके वो रिड्यूस करा है सर 4 आवर्स में, 5 आवर्स में. बिजली भी बची है सर, पानी भी बचा है और लोग मोटिवेट भी हुए कि हमें पानी कितना चाहिए उतनी ही जरूरत के लिए वो यूज कर रहे हैं. तो लास्ट सबमिशन मेरा ये है सर कि जो भी आपकी कमेटी टेक्निकल कमेटी बनती है उसमें सोशल इंजीनियर जरूर रखिए सर,
क्योंकि सोशल इंजीनियर अगर आप नहीं रखोगे तो कम्युनिटी में वो स्कीम जाके फेल हो जाती है। तो सोशल एस्पेक्ट से हमें देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सर मैं बाबूराम हरियाणा कंट्रोल बोर्ड से सर। हाँ सर, मैं इस मिशन के इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम इरीगेशन में बना रहे हैं सर, जिसमें अपने STP का सारा पानी यूटिलाइज होगा सर। उसमें ये है कि सर इसमें सॉइल की क्वालिटी टेस्ट होनी चाहिए, पहले सबसे बैकग्राउंड क्वालिटी हमें अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद सारे 5 साल के बाद फिर दोबारा उसको हम रिपीट करते हैं, ताकि ये ना हो कि उसको कोई अफेक्ट ना पड़े क्वालिटी पे, क्योंकि ट्रीटेड सीवेज को यूज़ करना है। हालांकि हमने इसके जो स्टैंडर्ड बनाए हैं बड़े स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड बनाए हैं, फिर भी हमारा ये फर्ज बनता है कि उस क्वालिटी सॉइल की क्वालिटी का ख्याल रखें। स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स तो समय समय पर बदल रहे हैं। पहले तो ये होता था कि इसको रिसाइकिल करो, 30 BOD 30 उस तक लेके आ जाओ। अब 30 से फिर अब 10 तक आ गए हैं कि 10 BOD का पानी रीयूज करना है, और आगे चल करके हो सकता है कि टेक्नोलॉजी कुछ चेंज हो जाए, बदल जाए तो 10 से नीचे भी कर सकते हैं। तो ये तो दोनों चीज़ें, इकोनॉमिक्स भी काम करती है, टेक्नोलॉजी भी काम करती है, और उस नाते से फिर समय की आवश्यकता के हिसाब से चेंज होता है। Vishwaraj Environment Private Limited. Sir, we are doing this Nagpur reuse of treated water in power plants. Sir, I have a couple of suggestions, as I saw that a lot of opportunities are coming up in reuse of treated water in power plants. So first of all, that we would like to suggest that, as we have a lot of experience in that, कि सर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं सारे PPP मॉडल पे होने चाहिए, क्योंकि सर PPP मॉडल में क्या रहेगा, जो रिस्क सारा रहेगा वो सारा आपका ऑपरेटर और कंसेशनर की तरफ चला जाएगा, एंड गवर्नमेंट को पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा उसके ऊपर, एंड दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी यूज्ड इन समवेयर अदर सोशल एक्टिविटीज़। और इससे सर क्या रहेगा, जो स्किन इन द गेम रहेगा ऑपरेटर का, वो सारा पैसा उस पर लगाएगा, एंड उसको जो पैसा रिकवर होगा वो सारा तभी होगा जब वो उस क्वालिटी का पानी उस पावर प्लांट को दे पाएगा, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है सर इसके अंदर। क्योंकि अगर पावर प्लांट को वो ट्रीटेड वाटर उस पैरामीटर में नहीं मिल पाएगा तो वो पावर प्लांट उसका बंद हो जाएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें PPP मॉडल होना ज़रूरी है सर। सेकेंड सजेशन सर उसमें ये रहेगा कि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, चाहे वो STP हो, फिर उसके बाद पाइपलाइन हो, टर्शियरी ट्रीटमेंट